तो बच्चों अभी हम लोग करंट और रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में ना इससे आगे देखते हैं। अभी तक हमने करंट एंड रेजिस्टेंस वाले चैप्टर में देखो यहां तक पढ़ लिया था, पिछला वाला क्वेश्चन था। अब हम लोगों को करंट और रेजिस्टेंस में सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ना है, और सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों यही है, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन पढ़ना है ना। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोधों का जोड़ना। और प्रतिरोधों के जोड़ने में सबसे पहले जो कनेक्शन आता है उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, श्रेणी क्रम। क्लियर है ना। अब थोड़ा टाइम लेके मैं आपको ये कनेक्शन समझाऊंगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास ये रहा तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस, ठीक है, ये रहा तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस, और बच्चों ये रहा तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस। मैंने यहां 3 रेजिस्टेंस दिखाए। मैंने पहले वाले रेजिस्टेंस को R1 रेजिस्टेंस बोल दिया, दूसरे वाले को R2 रेजिस्टेंस बोल दिया, और बच्चों तीसरे वाले को मैंने क्या बोला सर, तीसरे वाले को बोल दिया मैंने R3 रेजिस्टेंस। ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस। अब मैंने क्या किया, इन तीनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी से जोड़ दी। इन तीनों रेजिस्टेंस को मैंने क्या किया, एक बैटरी से जोड़ दी। ये तुम्हारी रही बैटरी। इस बैटरी को मैंने एक को बोल दिया पॉजिटिव प्लेट, यानी बड़ी वाली को पॉजिटिव, छोटी वाली को नेगेटिव, है ना। अभी जो बैटरी है बच्चों ये भी किसी ना किसी वोल्टेज की होगी, तो मैंने कह दिया कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है। क्या है, V। अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां से जो भी करंट आई निकलेगी, जो भी धारा आई निकलेगी, वो बच्चों धारा देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस में बराबर होते हुए गुजरेगी, यानी यही धारा इन तीनों में क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी कभी सीरीज कनेक्शन होता है, श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में तीनों रेजिस्टेंस में यानी प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा समान होती है। लेकिन अगर बात वोल्टेज की करते हैं कि वोल्टेज क्या होगा, तो नेट वोल्टेज तो V था, परंतु अलग अलग इन तीनों में अलग अलग V1 V2 V3 वोल्टेज अलग अलग होगा। इन तीनों में अलग अलग वोल्टेज होगा, यानी एक में V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3। ओके। तो मैं इस बात को थोड़ा लिख देता हूं कहीं पर। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि भाई श्रेणी क्रम में क्या खास बात होती है, तो कहना श्रेणी क्रम का सबसे पहला पॉइंट ये होता है बच्चों कि सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। तो कॉपी में लिखेंगे धारा समान होती है, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। आप ऐसा लिखेंगे, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है ना। कॉपी में पूरा लिखिएगा, सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट की बात करते हैं, सर दूसरा पॉइंट क्या होता है, तो कहना दूसरा पॉइंट होता है कि सभी प्रतिरोधों में धारा समान होती है। और दूसरा पॉइंट ये होता है वोल्टेज बट जाता है, या फिर वोल्टेज अलग अलग होता है। अलग अलग ना लिखकर आप ऐसे लिखिए, वोल्टेज बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और डिस्ट्रीब्यूट हो जाने का मतलब क्या हो गया, बट जाने का मतलब वोल्टेज कैसा कैसा होता है, तो कह देना वोल्टेज अलग अलग होता है। तो सीरीज कनेक्शन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा समान होती है, जबकि वोल्टेज अलग अलग होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब प्रश्न ये आता है कि सीरीज कनेक्शन में हम नेट वोल्टेज कैसे निकालें, है ना, या फिर नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो बच्चों एक बात आप पहले बताओ, ये तुम्हारा सीरीज कनेक्शन है, इन तीनों में धारा समान है और इन तीनों में वोल्टेज अलग अलग है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट वोल्टेज कितना होगा, अगर मैं आपसे पूछूं नेट वोल्टेज कितना होगा, तो आप सीधा सीधा कहना कि सर देखो अगर मुझे नेट वोल्टेज निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि नेट वोल्टेज V निकालना है, तो तीनों का अलग अलग वोल्टेज उठा के जोड़ दीजिए, यानी V1 प्लस V2 प्लस V3 कर दीजिए, यही तुम्हारा नेट वोल्टेज है। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि नेट वोल्टेज अगर V1 प्लस V2 है तो V1 कैसे निकाले हैं। धारा तो सब में कितनी जा रही है, सर धारा तो सब में आई जा रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप लोग फॉर्मूला पढ़ा करते हो, फॉर्मूला ये पढ़ा करते हो कि सर देखो I बराबर होता है V/R, या फिर V बराबर कोई पूछे कि बताइए वोल्टेज V बराबर कितना होता है, तो कह देना वोल्टेज V बराबर होता है I इंटू R, या I इंटू R। तो आप मुझे बताइए अगर वोल्टेज V बराबर I इंटू R है तो V1 बराबर कितना हो जाएगा, सर V1 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। लेकिन I तो सब में बराबर है, तो हम I में 1 2 नहीं लगाएंगे भाई, I तो सब में बराबर है। तो पहले वाले रेजिस्टेंस के लिए V1 हो जाएगा I इंटू R1, V2 हो जाएगा I इंटू R2, और सेम तरीके से V3 हो जाएगा I इंटू R3। और यहां पर नेट वोल्टेज हो जाएगा नेट धारा इंटू नेट वोल्टेज, मतलब नेट वोल्टेज बराबर हो जाएगा, सॉरी नेट वोल्टेज V बराबर हो जाएगा नेट धारा इंटू नेट रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ये देखा कि सीरीज में सभी में वोल्टेज अलग अलग है,
टोटल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, हमने हर एक V की जगह I इंटू आर लगा दी, I सब में बराबर है। तो बच्चों देखो यहां से पता चल जाएगा कि जो नेट वोल्टेज होगा सर नेट वोल्टेज जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में नेट वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3 ये, ठीक है। तो जब भी कभी सीरीज कनेक्शन आ जाए और तुमसे नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए कि बताइए नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो सारे प्रतिरोधों को उठा के जोड़ दो, दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दो, है ना। बट अगर जो है ये सारे के सारे रेजिस्टेंस इक्वल हो जाते, यानी R1 बराबर R2 बराबर R3, सर ये सब बराबर 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 हो जाते, ठीक है। तो अगर ये सब बराबर R के हो जाते, ये सारे के सारे प्रतिरोध आपस में बराबर हो जाते बच्चों, तो क्या होता, तो ना अगर ये सारे प्रतिरोध बराबर हो जाते तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता उस समय N इंटू आर, उस समय नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता N इंटू आर, ठीक है। तो जब भी कभी 10 ओम के 5 प्रतिरोध बराबर हो और सीरीज में जुड़े हो तो डायरेक्ट जो है 10 गुणे 5 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो जब भी कभी हमारे समान मान के प्रतिरोध बराबर जुड़े होते हैं, मतलब सीरीज में जुड़े होते हैं बराबर मान के प्रतिरोध, तो नेट रेजिस्टेंस N इंटू आर हो जाता है, सबको उठा के जोड़ दीजिए, ठीक है। अब दूसरी बात सुनो सर, सीरीज कनेक्शन में जो परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है, वो डायरेक्ट सबको उठा के जोड़ता है। इसीलिए सीरीज कनेक्शन में एक बात बोली जाती है कि सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस होता है सर वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन में हमेशा जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो कैसा आता है, बढ़ जाता है, वैल्यू में ज्यादा आता है। और सीरीज कनेक्शन का मतलब क्या होता है ये भी सुन लीजिए एक मिनट के लिए। सीरीज कनेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे कि मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो तीनों में धारा जाएगी, तीनों में धारा जाएगी। अगर तुमने धोखे से भी एक का पोर्शन कट कर दिया तो तीनों में धारा रुक जाएगी। तो जब भी कभी धारा अगर तीनों में एक साथ जाती है, समझ जाना सीरीज है, तीनों में एक साथ बंद हो जाती है, समझ जाना सीरीज है, ठीक है। तो धारा का एक साथ जाना सीरीज, धारा का एक साथ बंद होना सीरीज। बच्चों इसका एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है कि बताइए सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल क्या होता है। तो कहना सीरीज कनेक्शन का एग्जाम्पल सर वहां पर देखने को मिलता है जहां पर एक साथ सारे के सारे बल्ब खुलते हैं या फिर एक साथ सारे बल्ब बंद होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आप कभी उसमें देखिए जो झालरें होती है ना, जो हमारी दिवाली में झालर लगाई जाती है छोटे छोटे बल्ब वाली, वो झालर देखिए एक बटन के बाद सारे के सारे बल्ब एक साथ खुल जाते हैं और एक बटन के बाद सारे बल्ब एक साथ बंद हो जाते हैं। तो जब सारे बल्ब एक साथ खुल जाए, सारे बल्ब एक साथ बंद हो जाए, समझ जाना वो कैसे लगाई जाती है, सीरीज में, है ना। मतलब एक ही स्विच से काम हो जाए आपका, समझिए। तो सारे बल्ब एक साथ खुलना, सारे बल्ब एक साथ बंद होना, सर वही सीरीज है। तो आप कह सकते हो बल्ब में बल्ब के झालर, बल्ब के झालर, ठीक है, या झालरों के बल्ब लिखा जाएगा ना, उल्टा लिख दिया मैंने, आप लिखिए झालरों के बल्ब। तो झालरों के जो बल्ब होते हैं वो बताइए कैसे कनेक्शन में लगे होते हैं, सर सीरीज में लगे होते हैं, एक साथ सारे के सारे बल्ब खुल जाते हैं और बच्चों एक साथ सारे के सारे बल्ब बंद हो जाते हैं। तो जब भी कभी एक ही बटन से कई सारी चीजें एक साथ खुलती हैं, यानी एक साथ चलती हैं, एक साथ बंद हो जाती हैं, सर वही सीरीज कनेक्शन होता है। और सीरीज कनेक्शन का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है झालरों में लगे बल्ब। ओके, तो बच्चों ये तुम्हारा सीरीज था जिसमें नेट रेजिस्टेंस क्या है मैंने बताया। अब इसी तरीके का एक और कनेक्शन आता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या होता है, प्रतिरोध का समांतर क्रम क्या होता है। तो समांतर क्रम को समझने के लिए देखिए यहां पर मैंने क्या किया, 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से बना लिए। पहला रेजिस्टेंस बच्चों, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये रहा तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस। इस तरीके से देखो मैंने 3 रेजिस्टेंस बना लिए। बच्चों अगर मेरे पास ये 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस को देखिए मैंने इस तरीके से कौन से क्रम में जोड़ दिया, तो कह देना इस तरीके से हमने तीनों रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ दिया। ऐसे ये समांतर हो गया। बच्चों समांतर क्रम में जोड़ तो दिया, लेकिन धारा बहाने के लिए हमने क्या किया, इसको फाइनली एक बैटरी से भी जोड़ दिया। फाइनली देखिए इस को हमने एक बैटरी से भी जोड़ दिया, ऐसे ऐसे।
आपको पता है ये जो बैटरी होती है बच्चों, ये बैटरी हमारा कह सकते हो ये पॉजिटिव प्लेट हो रही, ये हमारा नेगेटिव प्लेट हो रही है ना। तो ये 3 रेजिस्टेंस जोड़े रहे और इस बार ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे जोड़े रहे सर, इस बार ये तीनों रेजिस्टेंस समांतर में जोड़े रहे। पहला रेजिस्टेंस मैंने R1 मान लिया, दूसरा रेजिस्टेंस मैंने R2 मान लिया और बच्चों तीसरा रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, R3। ये 3 रेजिस्टेंस हो रहा है। तो समांतर क्रम की खास बात क्या होती है, जैसे कि मैंने आपसे कह दिया कि यहां का वोल्टेज V है, नेट वोल्टेज। तो समांतर क्रम की खास बात क्या होती है कि समांतर क्रम में हमेशा वोल्टेज समान होता है ना। तो अगर मैं पहला पॉइंट पूछूं कि समांतर क्रम में पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो कहना सबसे पहला पॉइंट होता है कि सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान होता है। कॉपी में लिखेंगे सब लोग कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होता है। अगर यहां का वोल्टेज V है, अगर यहां का वोल्टेज V है तो याद रखना बच्चों यहां का भी वोल्टेज V होगा सर, यहां का वोल्टेज भी V होगा और यहां का वोल्टेज भी V सर, तीनों का वोल्टेज समान होगा। परंतु अगर यहां से धारा I जा रही है, यहां से मान लीजिए धारा I बही इस बैटरी से, तो ये धारा ऐसे तो बहेगी, लेकिन जैसे इस नोड पॉइंट तक पहुंचेगी सर, इस जंक्शन तक पहुंचेगी तो जंक्शन के बाद धारा को बंटना होगा। तो समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है और समांतर क्रम में जब धारा बढ़ती है तो मान लीजिए ये जो हमारा पहला वाला रेजिस्टेंस है इसमें I1 धारा रही है, इस दूसरे वाले में I2 धारा रही और बच्चों इस तीसरे वाले में कौन सी धारा रही, I3, I1 I2 I3, ये 3 धारा रही। तो आप कह सकते हैं दूसरा पॉइंट सर, दूसरा पॉइंट समांतर क्रम के बारे में ये हो जाएगा कि धारा बट जाती है, बट जाती है। और यहां बढ़ जाने का सीधा सा मतलब है कि धारा जो है अलग अलग होती है, बढ़ जाने का मतलब होता है धारा अलग अलग होती है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या हो रहा था, धारा समान थी, वोल्टेज बढ़ रहा था। और समांतर क्रम में क्या होता है कि सर वोल्टेज समान होता है और धारा बढ़ जाती है, वोल्टेज समान होता है और धारा बढ़ जाती है। समझ में आया है? चलो, अब इन्होंने कहा है कि सर समांतर क्रम में हमारी क्या बढ़ जाती है, सर समांतर क्रम में धारा बढ़ गई। देख लीजिए, तो धारा बढ़ गई तो इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो चीज आप चित्र से देख पा रहे हो, चित्र से, तो चित्र से आप साफ साफ देख पा रहे हो कि जो हमारी नेट धारा आई होगी वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3, यही हो जाएगा नेट धारा I1 प्लस I2 प्लस I3। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि भाई ये I1 क्या है, तो कहना फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए ना सर। I बराबर बताइए फॉर्मूला क्या होता है, तो धारा I निकालने का फॉर्मूला होता है V अपॉन R, V अपॉन R। चलिए, तो I बराबर सर I1 की जगह पे V अपॉन R1, I2 की जगह पे V अपॉन R2 और I3 की जगह पे V अपॉन R3। देखो मैंने सबके सामने जो है इस तरीके से धारा रख दी। और फाइनली अगर मैं पूछूं कि ये नेट धारा I क्या होगी, तो कहना ये नेट धारा I की जगह पर V अपॉन R नेट आ जाएगा, V अपॉन R नेट। ये देखिए, तो अगर V अपॉन R नेट होगा तो आप मुझे बताओ यहां से V कॉमन होके कैंसिल, और जैसे V कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए कॉमन होके कैंसिल फाइनली, तो यहां से समांतर क्रम का जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा समांतर क्रम में 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। देख लो, तो रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का जो समांतर क्रम होता है उसमें हमारी जो नेट धारा होती है, नेट रेजिस्टेंस होता है, वो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन 3। ये संधारित्र का उल्टा होता है, संधारित्र में समांतर क्रम में डायरेक्ट जुड़ते थे, इसमें देखो कैसे हुए, है ना। तो सीरीज, अगर प्रतिरोध की बात करें तो सीरीज में R1 प्लस R2, समांतर में 1 अपॉन R1 बराबर 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बताइए क्लियर है? लेकिन कई बार क्या होता है कि दो के लिए और ये चीज याद करनी पड़ती है। दो के लिए क्या, अगर यहीं पर सिर्फ 2 रेजिस्टेंस होते तो 2 रेजिस्टेंस के लिए अगर नेट रेजिस्टेंस पूछा जाता है, सिर्फ 2 रेजिस्टेंस जोड़े रहे होते तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता। लेकिन एलसीएम लेने के बाद जब R नेट निकालते ना तो R नेट आता R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे हिसाब से तो बड़ी बात नहीं है भाई। अगर ये सिर्फ 2 होते तो आप ये को हटा देते, तो 1 अपॉन R नेट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2,
तो आर नेट बराबर क्या हो जाता सर, आर नेट बराबर हो जाता R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, ये सिर्फ दो के लिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। समांतर क्रम एक ऐसा कनेक्शन होता है ना जिसमें आने वाला नेट रेजिस्टेंस घट जाता है, आने वाला नेट रेजिस्टेंस घट जाता है। मेरे बात सुनिए, मान लीजिए पहला रेजिस्टेंस 6 ओम होता, दूसरा होता 4 ओम, R2 4 ओम, और नीचे R1 प्लस R2 10, तो देखिए कितना आंसर आ जाता, 2.4 आंसर आ जाता। आपने देखा, पहला रेजिस्टेंस 6 था, दूसरा 4 था, समांतर क्रम में जोड़ा तो 2.4 आया। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कभी आप नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं सर, तो वो R1 से भी छोटा होता है और सर R2 से भी छोटा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि समांतर क्रम में जब भी कभी आप नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं वो R1 से भी छोटा होता है सर, R2 से भी छोटा होता है, दोनों से छोटा होता है। या यूं कहिए कि जो सबसे छोटा होता है उससे भी छोटा आता है नेट रेजिस्टेंस। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो R1 R2 उन सभी से छोटा आता है, सबसे छोटे से छोटा आएगा। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि यहां पर पहला रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम का है, दूसरा तुम्हारा 20 ओम का है, तीसरा तुम्हारा 40 ओम का है। इन तीनों का आपने समांतर में जोड़ा, तो आप मुझे बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए। तो बच्चों इसका नेट रेजिस्टेंस जो सबसे छोटा होगा यानी 8 ओम उससे भी छोटा आएगा, यानी 8 से छोटा आएगा। तो जो ऑप्शन 8 से छोटा हो हम लोग उसमें लगा देंगे आंसर, समझे ना, हम लोग को ज्यादा सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। तो आपने ये कहा कि समांतर क्रम में क्या होता है सर, समांतर क्रम में जो नेट रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, तो कह देना वो घट जाता है। समांतर क्रम में जो प्रतिरोधों का नेट रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, घट जाता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका एग्जाम्पल कहाँ है भाई, इसका एग्जाम्पल भी तो होता होगा। एग्जाम्पल से पहले मैं एक और चीज बता दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि R1 R2 R3 ये सब आपस में बराबर होते और इनको बराबर मान लीजिए आप RK, मतलब R1 R2 R3 ये सब आपस में बराबर होते, इसको बराबर किसके मान लिया, RK। तो R1 R2 R3 सब बराबर है, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R जुड़ जाएंगे। तो यहां से अगर मैं नेट रेजिस्टेंस पूछूं तो बच्चों नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा R/N, R/N। तो जब भी कभी बराबर प्रतिरोध जुड़े होते हैं समांतर में, कैसे बराबर बच्चों, जब भी कभी बराबर प्रतिरोध जुड़े होते हैं समांतर में, तो ध्यान रखना उनका जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो R/N हो जाता है। मतलब एक तो वो प्रतिरोध बटे उसकी संख्या। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, 10 ओम के कितने प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, बताइए परिणामी कितना। तो आप 1/10 1/10 1/10 5 बार करेंगे तो इसका जो आंसर आता है वो 10/5 डायरेक्ट आ जाता है, R/N डायरेक्ट आ जाता है। और R/N का मतलब हो गया कि आप 10/5 कर दीजिए, आंसर तुम्हारा 2 ओम हो जाएगा। तो आप ये बात समझ लो। अब इसी तरह से और भी बहुत सारे केस है, जैसे मैं कह दूं कि 40 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े, बताइए उनका परिणामी कितना होना चाहिए। तो 40 ओम के अगर 10 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि 40/10 यही इसका परिणामी है। ठीक है, तो R/N काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां क्या हो रहा था कि वहां क्या था कि अगर बराबर प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते हैं तो नेट परिणामी सीरीज में NR होता है, बराबर प्रतिरोध अगर समांतर में जुड़े होते तो नेट परिणामी R/N होता है। क्लियर हो रही, इसका बड़ा इस्तेमाल पड़ेगा। अब प्रश्न ये आता है कि समांतर क्रम का यूज कहां होता है। अगर मैं पूछूं इसका यूज कहां है समांतर क्रम का, तो बच्चों समांतर क्रम का सबसे बढ़िया यूज समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा, सर समांतर क्रम में तीनों रेजिस्टेंस में धारा अलग अलग होती है। समझिए, समांतर क्रम में तीनों प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होती है, और धारा अलग अलग होने की वजह से बच्चों इसका यूज हो। अब धारा अलग अलग होने का क्या मतलब है, धारा अलग अलग होने का मतलब ये होता है कि इनके जो स्विच होंगे वो अलग अलग है। मतलब पंखे का स्विच अलग, टीवी का अलग। बताइए आपके घरों में जो पंखा टीवी एसी है, पंखा टीवी एसी, उन तीनों के स्विच क्या एक ही होते हैं। अगर तीनों के स्विच एक ही होते तो बच्चों वो सीरीज कनेक्शन होता,
और तीनों के स्विच 80 होते तो एक बार पंखा चालू कर देते तो टीवी अपने आप चालू हो जाती, एसी अपने आप चालू हो जाती। ऐसा नहीं होता ना। तो हमें क्या होता है कि जो घरेलू कनेक्शन होते हैं बच्चों, उन सभी में हमें सारे के सारे स्विच अलग अलग करने पड़ते हैं, है ना। और स्विच अलग अलग है तो वो ट्रांसफॉर्म समांतर होगा। तो ध्यान रखना, घरेलू कनेक्शन जो होते हैं, घरेलू कनेक्शन, तो जितने भी घरेलू कनेक्शन होते हैं, है ना, वो हमेशा ध्यान रखना कौन से कनेक्शन होते हैं, कह देना वो कनेक्शन होते हैं तुम्हारे समांतर। वो कनेक्शन कैसे होते हैं? समांतर, ताकि टीवी का स्विच अलग हो, एसी का स्विच अलग हो, ऐसा ना हो कि सबका सेम हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको सीरीज और समांतर में बड़ा अच्छा समझ में आया हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, सीरीज समांतर। फॉर्मूले एक बार याद कर लीजिए। सीरीज का मतलब होता है R1 + R2 + R3 डायरेक्ट जुड़ते हैं, और समांतर का मतलब होता है 1/R1 + 1/R2। और दो के लिए तो डायरेक्ट याद करो, और दो के लिए डायरेक्ट निकालना भी सीख लो कि R1 R2 बटे R1 + R2, R1 R2 बटे R1 + R2। इसलिए मैंने इतना टाइम देकर आपको ये सब चीजें पढ़ाई। ठीक है, अब बात करते हैं इनके एप्लीकेशन की, क्योंकि बच्चों इनके एप्लीकेशन के बिना तो भाई ये सब अधूरा है। पढ़ाया सब यही जाता है, और आप लोग पढ़ते भी हो, फिर भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाता। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन इतने खतरनाक पूछे जाते हैं हमारे एग्जामों में, खासतौर से रेलवे जैसे एग्जामों में। तो पहला प्रश्न देखिए, ये एक्चुअली में हाई स्कूल से उठाया गया क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी की जो एग्जाम्पलर बुक आती है उसके कह सकते हो 10th स्टैंडर्ड पे ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके, चलो पहला क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम्पल आपकी कॉपी में होना चाहिए, नोट्स में होना चाहिए। चित्र में एक परिपथ दिखाया गया है, तब निम्न पार्ट ज्ञात कीजिए। चित्र में एक परिपथ दिखाया गया है बच्चों, आपको बताना है इसका निम्न पार्ट ज्ञात कीजिए। सबसे पहला पार्ट क्या है, आप बताइए इसका नेट प्रतिरोध क्या होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या है, 3 ओम में धारा, और तीसरा पार्ट क्या है, 3 ओम में वोल्टेज। ये 3 पार्ट बताना है। उसके अलावा हम और भी पार्ट बता सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अब मैं आपको यहां तरीके बताता हूं कि हम लोग सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसका नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है। तो कहना बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अब देखो मैं आपको ना यहां पर हाई स्कूल इंटर की पढ़ाई नहीं करा रहा हूं कि मैं आपको एक एक पॉइंट लिखूं, लिखने के बाद बकायदा पेज भरूं, पेज भरने के बाद कह दूं हेंस प्रूफ्ड। नहीं ना, मैं आपको कंपटीशन की तैयारी करा रहा हूं। मैं तो आपको ये सिखाना चाहता हूं कि इतने बड़े बड़े सवाल भी हम लोग विद इन सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंडों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यही तो सिखाना है ना मुझे, और यही आपको सीखना भी है। चाहे जैसे हाँ बाई हुक एंड क्रोक। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इसका नेट रेजिस्टेंस की ओर बात करता हूं कि बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो बच्चों इसका नेट रेजिस्टेंस आप चुटकी बजाते हुए निकालोगे। कहना कैसे मार साहब निकालेंगे, मैं बताता हूं। देखो, इधर तुम्हारा 6 है, इधर 3 है, इधर 8 है। ओके, तो बच्चों एक बात बताओ, 6 3 इन दोनों को समांतर, ठीक है, 8 को श्रेणी। तो बच्चों 6 और 3 का समांतर कैसे निकाला जाएगा, सोच के देखिए। तो कहना दो चीजों का समांतर निकलता था, R1 R2 बटे R1 + R2। तो 6 और 3 का समांतर कितना हो जाएगा, तो कह देना 6 × 3 बटे 6 + 3। देखो इतना आएगा, तो 6 3 18 बटे 2, 18 बटे 9 2 इन दोनों का समांतर आ जाएगा बच्चों। 6 और 3 का समांतर 2 और 8 सीरीज है, 2 और 8 सीरीज है, इसीलिए डायरेक्ट जुड़ जाएगा। सीरीज है तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा, तो इनका जो नेट रिजल्टेंट आ जाएगा वो 10 ओम आ गया। देख लो पहला उत्तर आ गया आपके पास, पहला उत्तर आ गया कि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो कितना आएगा, तो कह देना इन दोनों का नेट रिजल्टेंट 10 ओम आ गया। ठीक है सबका। अच्छा, दूसरे में हमें सबसे पहले धारा निकालनी आई, नेट धारा कितनी बहेगी। तो बच्चों नेट धारा, इन्होंने 3 ओम में धारा पूछी है, मैं नेट धारा पहले निकाल दूं। तो कह देना नेट वोल्टेज हमारा 20 है और नेट रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम है। तो यहां से जो नेट धारा बहेगी वो 2 एम्पियर की बहेगी। यहां से जो धारा बहेगी वो कितने एम्पियर की बहेगी, सर यहां से जो धारा जाएगी वो 2 एम्पियर की धारा जाएगी। देखो 2 एम्पियर की, ठीक है। हालांकि इनका क्वेश्चन नहीं था, कोई बात नहीं, यहां से 2 एम्पियर की धारा ऐसे जाएगी। ओके, अब 2 एम्पियर की धारा जाएगी तो आप ये कह सकते हैं सर यहां तक तो सर 2 एम्पियर की धारा जाएगी, ये 2 एम्पियर की धारा है, लेकिन इधर 6 ओम में और इधर 3 ओम में सर धारा बढ़ जाएगी, तो जरूरी थोड़ी ना है कि ये 8 एम्पियर हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं, अगर ऊपर और नीचे वाले का रेजिस्टेंस
अगर ऊपर और नीचे वाले का रेजिस्टेंस बराबर होता, मतलब ऊपर भी 6 नीचे भी 6, या फिर ऊपर 3 नीचे 3, तब ये जो धारा बढ़ती ये सिर्फ और सिर्फ 8 एम्पियर और 8 एम्पियर बढ़ जाती, यानी आधी और आधी हो जाती। इस बात को याद रखना। लेकिन अगर जो है, अगर ऊपर वाला और नीचे वाले का रेजिस्टेंस अलग अलग है, अलग अलग, तो धारा बराबर नहीं बटेगी। तो जहां धारा रेजिस्टेंस कम होता है, जहां पर प्रतिरोध कम होता है, वहां धारा ज्यादा होती है। तो बच्चों 3 ओम में धारा ज्यादा होगी, तो अगर बराबर होता तो 8 ओम हो जाती, बराबर होता प्रतिरोध 8 ओम हो जाती, लेकिन यहां का प्रतिरोध कम है। जहां पर प्रतिरोध कम होता है बच्चों, वहां धारा ज्यादा होती है। और ऐसा मैं टेट कह रहा हूं क्योंकि आपको पता है कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V/R या V/1/R होता है। तो जहां प्रतिरोध ज्यादा वहां पर धारा कम, और जहां पर प्रतिरोध कम वहां पर धारा ज्यादा। तो बराबर होता तो 8 एम्पियर जाता, लेकिन सर ये तो 3 ओम है, कम है, तो यहां धारा ज्यादा जाएगी, यानी यहां पर धारा 8 एम्पियर से ज्यादा होगी। तो यहां पर धारा आ रहा 1.2 है, तो यहां पर 0.8 हो जाएगा, क्योंकि योगफल 2 होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। सर मान लीजिए अगर नीचे जो है धारा 1.4 है, तो ऊपर 0.6 हो जाएगा, क्योंकि योगफल 2 होना चाहिए। सर यहां पर धारा जो है नीचे अगर 1.5 है, तो ऊपर 0.5 हो जाएगा, क्योंकि योगफल 2 है। अरे बोलो, समझ में आ रहा? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन दोनों में जो भी धारा बहेगी सर, उनका योगफल 2 रहेगा। ठीक है। अब सर ठीक है सर, यहां पर धारा मैंने I1 मान लिया बहती है, और यहां पर धारा मान लिया I2। आपने ये तो कह दिया कि I1 I2 का योगफल 2 होना चाहिए, और ये भी मुझे पता है कि I1 का मान 8 एम्पियर से ज्यादा होना चाहिए, आधी से ज्यादा जाएगा। लेकिन निकाले कैसे? बट निकाले कैसे? अब निकालने का मैं आपको सबसे सटीक और सबसे धांसू तरीका बताता हूं। सबसे धांसू तरीका, आप इन दोनों का वोल्टेज बराबर कर दिया करिए। जितने भी हमारे समांतर में होते हैं, जैसे कि ये समांतर में है, ये दोनों आपस में समांतर में, ये दोनों आपस में समांतर में, ये ब्रांच समांतर में। समांतर में हमेशा वोल्टेज बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि सबसे धांसू तरीका होगा ये I1 I2 का मान का निकालने का, कि आप इन दोनों का वोल्टेज बराबर कर दो। वोल्टेज बराबर करने का मतलब ये हुआ, वोल्टेज बराबर करने का मतलब ये हुआ कि चित्र से 3I1, भाई यहां का वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज बराबर होता है V बराबर I R। तो 3I1 बराबर ऊपर कितना हो जाएगा? 6I2। ये देखो बराबर कर दिया वोल्टेज, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा? या फिर आप सीधा सीधा बोलिए कि I1 बराबर हो जाएगा 2I2। I1 बराबर 2I2। ठीक है, I1 बराबर 2I2, एकदम ध्यान रखना। अब I1 बराबर 2I2 हुआ, लेकिन I1 प्लस I2 कितना था? सर I1 प्लस I2 था तुम्हारा 2 एम्पियर। I1 प्लस I2 था 2 एम्पियर। I1 बराबर 2I2 आ गया, तो 2I2 यहां रख दीजिए, 3I2, और 3I2 बराबर 2 एम्पियर, तो I2 बराबर आ गया 2/3। सर I2 तुम्हारा 2/3 आ गया, तो कोई बात नहीं, I1 कितना आ जाएगा? तो I1 तुम्हारा आ जाएगा 4/3। भाई यहां I2 तुम्हारा दो, तो I1 तुम्हारा 2/3 आ गया बच्चों, और I2 2/3, I1 4/3, है ना। तो मैंने वोल्टेज बराबर कर दिया उन दोनों का, और I1 प्लस I2 मुझे पता ही था। अब इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था 3 ओम में धारा। तो 3 ओम में धारा कितनी जा रही है? I1 जा रही है। तो फाइनली मुझे देखो I1 का मान पता चल गया कि I1 का मान कितना आ गया? सर 4/3 एम्पियर आ गया। ये तुम्हारे I1 का आंसर है। बताइए, बात सब क्लियर है? तो I1 I2 क्लियर हो गया। फिर इसके बाद आपको पता करना है एक और पॉइंट, 3 ओम में वोल्टेज। 3 ओम में वोल्टेज, तो बच्चों 3 ओम में अगर वोल्टेज पूछा जा रहा है, ये वाला पार्ट पूछा जा रहा है, तो वोल्टेज V बराबर होता है धारा गुणे रेजिस्टेंस। 3 ओम में वोल्टेज है, तो 3 ओम की धारा है 4/3, और 3 ओम का रेजिस्टेंस कितना है? 3। देख लो, तो धारा गुणे वोल्टेज कर दिया, तो यानी फाइनली 4/3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? सर 4 वोल्ट आ जाएगा। तो 3 ओम में आने वाला वोल्टेज 4 वोल्ट हो गया। बताइए, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आई कि हम लोगों ने ये सवाल को कैसे अटेम्प्ट किया, और बड़ा सही कॉन्सेप्ट लगा के अटेम्प्ट किया। ठीक है, वोल्टेज को बराबर करना सीख लीजिए। तो आपने कहा कि सर ठीक है सर, मैंने वोल्टेज को बराबर किया, और I1 I2 में पहला संबंध जब
कि I1 प्लस आई टू इक्वल टू 2। तो बच्चों यहां तक तो चलो ठीक है, ये चीज हो चुकी, लेकिन हमारा पास जो कैलकुलेशन का पार्ट लंबा हुआ ना, वो एक्चुअली में लंबा हुआ है ये इक्वेशन लगाने की वजह से। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, इसको कैसे हम लोग धारा को और आसान तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए इसको भी सीखिए, हम लोग करंट को और भी आसान तरीके से कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये तुम्हारा पहला रेजिस्टेंस हो गया बच्चों, ये तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये तुम्हारा तीसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये देखो ये 3 रेजिस्टेंस हो रहा है। फिर इसके बाद मैंने ये कहा कि ये मेरे पास 3 रेजिस्टेंस हो रहा है और यहां से कोई धारा आ रही है, और ये करंट को मैंने बोल दिया कि मान लीजिए कोई भी मान लेते हैं। अब मैं सवाल बना रहा हूं तो डेटा हो सकता है इधर उधर हो जाए, चलो मैं कोशिश करता हूं डेटा भी अच्छा बनाने की। इसे मान लेते हैं हम लोग 2 ओम का रेजिस्टेंस, इसे मान लेते हैं हम लोग 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इसे मान लेते हैं हम लोग 6 ओम का रेजिस्टेंस। 2, 3 और 6। थोड़ा मुझे सोचने का समय दे दीजिए। तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं और 6 टैल 3 2 8 3 2 8 है ना, ठीक है 3 2 8, तो 3 2 8 यहाँ पर करंट मान लो 30 एम्पियर की, ठीक है। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ से जो धारा आ रही है वो 30 एम्पियर की धारा आ रही है ऐसे। तो आपको ये प्रश्न होगा कि भाई इसको हम बांट कैसे दें, मतलब अगर मैं धारा का मान भी मान लूं, जैसे कि पहले वाले में करंट मान लूं कि I1 चली रही, दूसरे वाले में करंट मान लूं I2 चली रही, और तीसरे वाले में मैं करंट मान लूं कि I3 चली रही, तो तुम्हें I1 I2 I3 के मान बताने होंगे। समझे क्या बात को? तो इसका पहला तरीका तो वही है। पहला तरीका क्या है, अगर मैं इसका पहले मेथड की बात करूं, अब आप समझ लो कि दोनों में से कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना चाहिए वो आप सीख लीजिए। पहला मेथड की बात करूं कि सर मुझे I1 I2 चाहिए, तो पहला मेथड तो ये है कि देखो सर I1 I2 I3 का जो मान है उनका जो योगफल है I1 प्लस I2 प्लस I3, बच्चों इन तीनों का योगफल 30 एम्पियर के बराबर है। सबसे पहला मेथड मैं बता रहा हूं, सबसे पहली इक्वेशन बन गई। और दूसरी इक्वेशन में क्या करना होता है, इनके वोल्टेज आपस में बराबर करने होते हैं। तो वोल्टेज V बराबर होता है IR, तो पहले वाले का IR यानी 2I1 हो जाएगा, दूसरे वाले का IR यानी 3I2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को, और तीसरे वाले का IR यानी 6I3 हो जाएगा। ओके, हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन की मदद से I1 I2 I3 निकालना होता है। कैसे निकालना होता है, हम लोग इसका के पदों में निकाल लें। तो हम लोग क्या करें, इनमें 6 से डिवाइड करा दे, 6 से सब में डिवाइड करा 6 से, तो I1 में अगर 6 से डिवाइड कराएंगे तो नीचे 3 आ जाएगा, यहाँ 6 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करने पर 2, और यहाँ 6 से डिवाइड कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। इसे बराबर के मान लिया, डरते पे करते हैं ना हम लोग इसी तरह से। तो I1 बराबर कितना माना जा सकता है, सर I1 बराबर 3K माना जा सकता है, I2 बराबर क्या माना जा सकता है, 2K माना जा सकता है, और बच्चों I3 बराबर क्या माना जा सकता है, K माना जा सकता है। हमने इस तरीके से अनुपात में पहले ये सारे मान के पदों में निकाल लिए। अब I1 का मान उठाते 3K रख दे ऊपर, I1 का मान उठाते 3K ऊपर रख दीजिए, I2 का मान उठाते 2K ऊपर रख दीजिए, I3 का मान K उठाते ऊपर रख दीजिए, बराबर टोटल 30। यहाँ ये सारे मान पुट कर दिए, तो यहां से K बराबर कितना आ जाएगा, तो 6 पंचे 30, K बराबर 5 आ गया। तो K बराबर 5, तो I1 बराबर 5 3 15 एम्पियर, I2 बराबर 5 दूनी 10 एम्पियर, और I3 बराबर कितना हो जाएगा, तो कह देना I3 बराबर K यानी 5 एम्पियर। तो आप देखो पहला वाला मेथड थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग पड़ रहा है, लेकिन आंसर निकलाया। ओके, तो जब भी कभी आपको किसी ब्रांच में और उसमें रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में लगे होते हैं और धारा निकालनी होती है अलग अलग ब्रांच में, तो धारा निकालने का ये कॉन्सेप्ट होता है। पिछली बार देखो BACD में वो 6/24 4/24 वाला सवाल पूछा गया था इसी तरीके से। तो एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका सुनिए कि अगर इसका मैं सेकेंड मेथड की बात करूं जो हमारा शॉर्ट मेथड होगा, और यही मेथड आपको मैं हर बार बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट मेथड, आपने कहा कि सर 30 एम्पियर की धारा आ रही है, मुझे 2 3 6 ओम में धारा निकालनी है, 2 3 6 ओम में धारा निकालनी है। तो आप क्या करो, आप ये बताओ ये तीनों समांतर में, और समांतर क्रम का मतलब होता है कि वोल्टेज समान। अच्छा, वोल्टेज समान है तो I समानुपाती क्या होता है, V/R या 1/R के समानुपाती होता है, 1/R के।
तो मैं I1 I2 I3 का अनुपात निकाल लूं सबसे पहले यहां से डायरेक्ट। तो बच्चों I1 I2 I3 का मैं अनुपात पूछूं तो कहना 1/r। I1 दिया है 2 में इसलिए 8/2, I2 दिया है 3 में इसलिए 8/3, 8/6। इस अनुपात को गणित के अनुसार थोड़ा सीधा कर लूं तो 6 से मल्टीप्लाई करके 3, 2 और 8। अब मैं यहां पर अपनी गणित लगा दूंगा, जैसे अर्थमेटिक पढ़ते हैं ना, आप सब लोग पढ़ ही रहे हो। देखो अरे ये चीजें नहीं आ रही ना, इसका मतलब फिर आप ALP के एग्जाम के लिए भी तैयार नहीं हो। अब आप मुझे ये बताओ 30 एम्पीयर की धारा है, 3, 2, 1 के अनुपात में बांटना है, तो बताइए पहला मान क्या हो जाएगा। तो कह देना 3, 2, 1 टोटल योगफल 6, तो 6 किसके बराबर, 6 सर 30 एम्पीयर के बराबर, तो 8 किसके बराबर सर 8 5 एम्पीयर के बराबर। ओके, अब 8 5 एम्पीयर के बराबर, तो 3 किसके बराबर, 3 किसके बराबर, तो कह देना 3 बराबर हो जाएगा 15 एम्पीयर के, 2 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 10 एम्पीयर के, और 8 बराबर हो जाएगा 5 एम्पीयर के। ये देखो 15 10 5, तो I1 तुम्हारा 15, I2 तुम्हारा 10 और I3 तुम्हारा 5, तो 15 10 5 ये निकला है। ओके, तो हम लोग अब ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे हर बार, ये वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। समझ में आ गया बात को। ओके, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा सर्किट में नेट रेजिस्टेंस निकालने वाला सवाल है। अगर मैं बात करूं नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच नेट रेजिस्टेंस बताइए। तो आपको ऐसा सवाल भी कई बार मिलेगा। अब बच्चों ये बताओ, ये तुम्हारा ए हो गया और ये तुम्हारा बी हो गया, आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आपको ए से बी चलना है और चलते चलते ये देखना है कि रास्ते अगर समान है तो सीरीज में जोड़ दीजिए, रास्ते अलग लगे तो समांतर में। जैसे कि जब आप यहां से चलना शुरू करें तो एक तो यहां से रास्ते अलग अलग होना शुरू हो रहे, फिर और आगे बढ़े तो ये रास्ते यहां से भी अलग अलग होना शुरू हो रहे। लेकिन 20 और 15 ये देखिए 20 और 10 ये 80 रास्ते में है। बताओ सर 20 और 10 80 रास्ते में है, तो यहीं से शुरुआत कीजिए। 20 और 10 80 रास्ते में है, तो पहले 20 और 10 को सीरीज में जोड़ दो बच्चों। अब मैं आपको एडवांस वर्जन पढ़ा रहा हूं, तो 20 और 10 को कैसा जोड़ा जाएगा, सीरीज। तो 20 और 10 80 रास्ते में है, सीरीज में जोड़ दो तो इनका सीरीज कितना हो जाएगा, 30 ओम। बताइए 30 ओम। लेकिन 15 और 30 ये अलग अलग रास्ते में है, तो 15 और 30 का समांतर, तो कह देना 15 और 30 का समांतर बताइए कितना हो जाएगा। तो 15 गुणे 30 बटे 15 प्लस 30, 15 और 30 का समांतर ये तो होगा 15 गुणे 30 बटे 15 प्लस 30, 15 प्लस 30 45 होता है। तो 15 तिया 45 और 30 बटे 3 यानी 10। सर इसका इन दोनों का समांतर हो जाएगा 10। देख लो सर इन दोनों का समांतर 10 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली यहां से लेकर यहां तक की ये ब्रांच सिर्फ 10 ओम लेके आएगी। ओके, फिर ये 12 और ये 10 ये सीरीज हो जाएगा। तो 12 और 10 का सीरीज कितना हो जाएगा, तो कह देना 12 और 10 का सीरीज हो जाएगा 22। फिर जब इधर वाला 22 हो गया ये पूरा 12 और 10 का सीरीज, तो 22 को 5 के साथ जोड़िए समांतर। समझो, अब अगर यकीन ना आए तो मैं एक और डायग्राम बना दूं ताकि आपको देखने लगे। देखो ये ऐसे था, ये ऐसे, ये ऐसे है ना। हमने इस पूरे के पूरे सेगमेंट को सॉल्व किया, तो 20 और 10 का जो है सीरीज है 30 आया, 30 और 15 का समांतर जो है 10 आया है ना। 30 और 15 का समांतर कितना आया, 10, 15 3 45 सही तो है। 30 और 15 का समांतर कितना आया, 10, 15 3 45, 30 धाम 10, ठीक है सही है। तो 30 और 15 ये 10 आया, तो यहां पर ये हमारा कितना मिला सर, यहां पर ये हमारा 10 मिल गया, ऐसे ये ऐसे 10। तो ये देखिए क्या फाइनली बना सर, ये 8 हुआ, ये 12 हुआ, ये 10 हुआ और ये कितना हुआ सर, ये 5। आपको फिर से इनका परिणाम ही बताना है कितना होना चाहिए। ए ये रहा और बी ये रहा, तो कैसे निकालोगे, तो कह देना 12 और 10 को फिर से सीरीज जोड़ दीजिए 22। सर 22 और 5 को समांतर में जोड़ना पड़ेगा, तो 22 और 5 को समांतर में, तो 22 गुणे 5 बटे 22 प्लस 5, 22 प्लस 5 कितना हो जाता है 27। ओके, ये आ जाएगा। अब इसको 8 के साथ कैसा जोड़ना पड़ेगा, सीरीज जोड़ना पड़ेगा। तो 22
गुणे 5 यानी 110, 22 पंचे 110 बटे 27, और इसको 8 के साथ सीरीज जोड़ना पड़ेगा, इसलिए +8 और कर दीजिए। बस यही तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा। थोड़ा दशमलव में आ दिया बच्चों ये मान, जैसे आप अपने कॉपी में इसको सॉल्व कर लेना है। डेटा ऐसा बना दिया है कि डेटा वो सॉल्व नहीं हुआ, वैसे शॉर्टकट होते सॉल्व हो जाना चाहिए था, इसलिए मैंने एक बार क्रॉस वेरीफाई किया, ठीक, कहीं डेटा तो मिस नहीं हुआ। अब पता चला 20 और 10 का सीरीज 30 और 15, सर 30 और 15 का जो समांतर आया 15 गुणे 30 बटे 15 + 30, 15 + 30 45 होता है, 15 × 3 45, 15 × 3 45, 30 बटे 3 10, सही है। फिर 10 और ये 12, सर 22 और 5 का समांतर 22 गुणे 5 बटे 22 + 5, एकदम सही है। और फिर 8 के साथ वो सीरीज, बच्चों सही है एकदम, है ना। तो मतलब कहने का ये है कि सवाल कैसा भी हो बस आपको सॉल्व करना आना चाहिए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी तरह का एक सवाल और ये, अब याले सवाल की खास बात क्या है उसी तरह का, लेकिन जब भी कभी इस तरह का कोई क्वेश्चन नजर आए आपके सामने, देखो है वही A और B, ये 25.5, ये 51, ये 51, ये 25.5, ये 51। आप थोड़ा गौर से देखिए, 25.5, 51, 25.5, 51। तो ऐसे सवालों में क्या होता है कि हम लोगों को एक डेटा मानना होता है। अगर डेटा मान लोगे तो आसान हो जाएगा। जैसे कि मैं 25.5 को R कह दूं, 25.5 को क्या कह दूं R, तो अपने आप 51 बताओ कितना बन जाएगा, सर 2R। उससे क्या होगा कि मेरा सवाल काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं बताता हूं कैसे। सर पहला रेजिस्टेंस ये था, दूसरा रेजिस्टेंस सर ये था, तीसरा रेजिस्टेंस सर यहां था, ये ऐसे समझो, अगला रेजिस्टेंस सर यहां था ये, फिर अगला रेजिस्टेंस सर यहां था ये ना ऐसे। अब मैंने 25.5 को अपने तरफ से R माना तो 51 2R हो जाएगा। 25.5 यहां था ये R, 51 ये 2R, ओके, ये 51 ये 2R, ये 51 ये 2R, और ये 25.5 ये R। बस आपको A और B के बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। अब ये आपके लिए आसान हो जाएगा। आप चाहो, अगर जैसे कुछ बच्चे होशियार होते हैं तो डायरेक्ट यहां पर भी वो काम कर सकते हैं। अब देखो कैसे ही सवाल आसान हो जाएगा। कहना R और 2R तो सर सीरीज में कर दो, 3R, फिर 3R को 2R के साथ समांतर करना होगा। अब आप मुझे बताओ, अगर 3R ये हो गया, और वैसे देखा जाए ना 3R को 2R के साथ समांतर कर दो, तो 3R को 2R के साथ समांतर किया जाएगा तो 3R गुणे 2R डिवाइड बाई दोनों का योगफल यानी 5R। देख लो, तो फाइनली मुझे बताइए R से R कैंसिल, 3 दूनी 6 बटे 5R ये आ गया। तो ये 6 बटे 5R कहां तक आया, सर 6 बटे 5R ये इतनी ब्रांच हो रही है, ये ब्रांच हो गई। फिर बच्चों इस 6 बटे 5R को 2R के साथ फिर से समांतर करना पड़ेगा। तो 6 बटे 5R को 2R के साथ समांतर कीजिए, तो 6 बटे 5R को 2R के साथ समांतर करो। हरा अलग अलग रास्ता है भाई, इनका अलग रास्ता है ऐसे, इसका अलग रास्ता है, ठीक है। तो 6 बटे 5 और 2R को साथ समांतर करना पड़ेगा ये वाले 2R के साथ। तो हम एक काम करते हैं ना, 6 बटे 5 को 1.2R कर देते हैं, डिवाइड करा देते हैं। 6 बटे 5 मतलब 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो 2R के साथ समांतर करेंगे तो 2R गुणे 1.2R और डिवाइड बाई इनका योगफल, तो 2 और 1 3, 3.2R। तो गुणनफल भी कर लिया और बच्चों इनका योगफल भी कर लिया, ये से कर लिया। तो 8R से 8R कैंसिल। अब देखना बड़े ध्यान से, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा इसका। 12 दूनी 24, 8 3 24, 8 चौको 32, 3 बटे 4R, 3 बटे 4R आ गया। फिर 3 बटे 4R ये R के साथ सीरीज हो जाएगा, ऐसे रास्ता एक ही हो जाएगा। तो 3 बटे 4 को R के साथ सीरीज कर दीजिए। सीरीज का मतलब होता है डायरेक्ट जुड़ जाना, ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाएगा, कितना हो जाएगा 7 बटे 4R। ये सही आंसर आया। सही आंसर कितना आया, 7 बटे 4R। अब जब आपका इसका नेट परिणामी 7 बटे 4R आ गया, इसका नेट कितना आ गया 7 बटे 4R। लेकिन R का मान कितना माना था आपने 25.5, तो बस 25.5 यहां रख दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 51 बटे 2 भी कर सकते हैं, ओके। तो मतलब ये है कि इस तरह की ब्रांच भी बहुत आराम से सॉल्व हो जाती है। तो कभी इस तरह का क्वेश्चन लिखाओ तो आप ध्यान रखिए।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस बार ये ए है और ये तुम्हारा क्या है बी, आपको इनके बीच नेट रेजिस्टेंस बताना है। अब डायरेक्ट सॉल्व करने की आदत डाल लो सब लोग। कैसे? ए और बी, यानी ए और बी के बीच में इन पूरे को सॉल्व करना है बच्चों। कैसे सॉल्व होगा? तो आप यहां से सॉल्व करना शुरू कीजिए ना। 2 और 2 का सीरीज 4, 4 और 4 का समांतर 2, 2 2 का सीरीज 4, फिर 4 4 का समांतर 2, फिर 2 2 का सीरीज 4, 4 4 का समांतर 2, 2 2 का सीरीज 4, 4 4 का समांतर 2। देख लीजिए। तो फाइनली इसका जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, सर वो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम, यानी इस पूरे सवाल का सही आंसर 2 ओम होगा। ठीक है, तो आप ये समझ पाए नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए कोई बात नहीं, आंसर लिखे रहने दीजिए, मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, पूरा बना के दिखा देता हूं। देखो कुछ चीजें मैं बनाता हूं। देखो आप मुझे ये बताओ, ये 2 और 2 ये सीरीज में है कि नहीं है, मुझे बताइए। कितना सीरीज हो जा रहा है? 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम हो गया और 4 का समांतर कितना? 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम करने के बाद ये डायग्राम कैसा नजर आएगा? सर ये डायग्राम कुछ ऐसे, यहां पर ये कितना हो जाएगा? 2 ओम का हो जाएगा। फिर ये ऊपर वाला 2 ओम था ही था, फिर ऐसे ये लगा ही हुआ था, फिर ये ऐसे लगा ही हुआ था है, यहां पर भी ये लगा हुआ था ऐसे, फिर यहां पर ये लगा हुआ था, ये देखो ऐसे। मतलब मैंने क्या किया, इस 2 2 का सीरीज 4, 4 4 का समांतर 2, तो ये 2 हो गया, फिर ऊपर वाला ये 2, फिर ये 4, ये 2, ये 4, ये 2, ये 4। ब्रांच सॉल्व हुई कि नहीं हुई? अब इसको फिर से सॉल्व करना है। तो बच्चों जब इसको फिर से सॉल्व करना है तो 2 और 2 का सीरीज 4, 4 और 4 का समांतर फिर से 2, फिर 2 2 का सीरीज 4, 4 4 का समांतर 2, 2 2 का सीरीज 4, 4 4 का समांतर 2। समझे कि नहीं समझे बताओ? अरे आपको ऐसा लगेगा कि सर आप इसको पूरा सॉल्व करके दे रहे, भैया मैंने पूरा ही सॉल्व किया। अरे इस सवाल को आप इससे ज्यादा समय दे रहे हो, इसका मतलब आप पेपर बर्बाद कर रहे हो अपना। तो पेपर हम लोगों को नहीं बर्बाद करना फिलहाल, तो है ना। चलो और देखिए अगला सवाल क्या है। तो बच्चों अगला सवाल ये है, फाइंड द करंट इन 7 ओम। करंट भी पूछी जाती है, करंट कैसे? अब ये वाला सवाल देखिए क्या है बच्चों। इसमें ना 8 इस तरीके से, 15 ये 5 10 5 ऐसे फलाना फलाना ठिकाना लिखा हुआ है। हमें इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें 7 ओम में करंट पूछ रहा है, यानी यहां पर करंट पूछ रहा है 7 ओम में। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाली जा सकती। देखो पहले तो आप इसका नेट रेजिस्टेंस बताइए, क्योंकि बिना नेट रेजिस्टेंस के कुछ नहीं होने वाला सर। तो यहां से बताओ कितनी धारा जाएगी, तो कहना यहां से सर धारा जाएगी आई। ओके, अब आई धारा जाएगी तो पहले नेट रेजिस्टेंस, अच्छा नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखो 3 7 सीरीज है, 3 7 सीरीज है 10, 3 7 का सीरीज 10, 10 10 का समांतर 5, फिर 5 5 5 सीरीज हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा। सर इसका नेट रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा, हो जाएगा सर। नेट रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा तो नेट धारा कितनी कह देना, 15 वोल्ट और डिवाइड बाई 15 ओम, तो नेट धारा हो जाएगी 8 एम्पियर। यहां से बहने वाली धारा का मान कितना आ गया सर? यहां से बहने वाली धारा का मान आ गया 1 एम्पियर। देखो तो 1 एम्पियर की धारा ऐसे जाएगी ना, बट यहां वाले पॉइंट के बाद बढ़ जाएगी कुछ ऊपर कुछ नीचे। अब आप ये देखो कि ऊपर और नीचे जब जाएगी तो ऊपर नीचे प्रतिरोध इनको समान मिल रहा है नहीं मिल रहा? अच्छा बटेगी यहां, मिलेगी फिर यहां। तो आप देखिए ये 3 और ये 7, 3 7 हमारे सीरीज हैं यानी 10, तो ऊपर भी 10 नीचे भी 10, सेम रेजिस्टेंस हो गया, इसीलिए 8 एम्पियर जाएगी जरूर, लेकिन ऊपर भी 0.5 चली जाएगी और बच्चों नीचे भी 0.5 चली जाएगी, तो यही 0.5 ऐसे ही तो जाएगी। ये देखो ठीक है। तो बताइए 7 ओम में जो धारा जाएगी, 7 ओम में धारा, 7 ओम में धारा जो जाएगी सर उसका मान कितना आ गया? 0.5 एम्पियर हो गया। ये सवाल से ठीक है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बहुत आराम से रेजिस्टेंस टेस्ट सर्किट को ब्रेक करना सीख लिया कि हाँ रेजिस्टेंस टेस्ट सर्किट कैसे ब्रेक होता है। तो बच्चों ये हमारा करंट और रेजिस्टेंस का लेक्चर नंबर 2 था। अभी बहुत सारी बातें अभी और बाकी हैं, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको लगभग फिनिश कर देंगे पूरी तरीके से। 8 लेक्चर और लगेगा, 3 घंटे का कम से कम क्लास होगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो रेटिंग जरूर कीजिए बेसिक साइंस में, और लोगों को और बताइए कि हाँ बेसिक साइंस का सिलेबस किस तरीके से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच।